तो यहाँ से आप जो है पीछे, मैं थोड़ा सा स्पीड गया हूँ क्योंकि मैंने कल चीजें सारी पढ़ा दी थी, मेरे को अभी उसमें मजीद कुछ बताना नहीं था। ठीक है, उसके बाद है ठीक है, अब पहले तारीख को आपके पास था 400, इन्वेंट्री थी आपके पास 400 की, इसका यूनिट कॉस्ट था आपके पास 10 रुपए का। इसका मतलब आपके पास जो इन्वेंट्री थी टोटल वो कितने वैल्यू की थी। फिर आपने सेकंड क्या किया, 1-3 के दिन, यानी 3-1 के दिन, कहने का मतलब ये है 3-1 के दिन आपने क्या किया, तीन एक के दिन आपने क्या किया, आपने कुछ परचेज किया। तो परचेज किया आपने 600 आइटम, 600 यूनिट 15 रुपए का। अभी आपके हाथ में इन्वेंट्री इन हैंड कितने की है, 1000 की। कॉस्ट इन हैंड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी, हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने 14 तारीख को आपने क्या किया, 14/1 को आपने क्या किया, आपने सेल किया 800 यूनिट। इसकी प्राइस आपको दी नहीं हुई, ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर आपने 26/1 को क्या किया, आपने फिर परचेज किया कितना, 500 यूनिट 20 रुपए करके, ठीक है, हो गया। इसके बाद इसकी वैल्यू तो आपके पास रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे आप अभी 0 वैल्यू रख रहे हैं क्योंकि आपको वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। और बाकी आपके पास यहाँ पे वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें आपने 10,000 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी सवाल ये बनता है कि आपके पास कोई मैथमेटिक्स नहीं पता, आपको कोई वैल्यूएशन मेथड नहीं पता, आप सिंपल एवरेज लगा रहे हैं, ठीक है। पीरियोडिक में सिंपल एवरेज एकदम लगा रहे हैं पीरियोडिक में, ठीक है जी। तो पीरियोडिक में आपने क्या लगाना है, एकदम सिंपल सा एवरेज। तो सिंपल सा एवरेज में आपको क्या लगाना है कि इसको भी गेट कर लें, ठीक है। पीरियोडिक का भी आप यूज कर रहे हो, तो पीरियोडिक में आपने सबसे पहले जितना टोटल आपने इन्वेंटरी प्रोक्योर किया उसको आप लिखिएगा। तो टोटल प्रोक्योरमेंट कितने का है, टोटल आपके पास इन्वेंटरी कितने की है, ठीक है। उसके बाद टोटल कॉस्ट कितने की है आपकी, यानी आपके पास अगर हर आइटम के लिए अगर हम आपसे पूछे तो आप हर आइटम का कॉस्ट हमको असाइन करके दे दीजिएगा। यानी हम आपसे बोलेंगे साहब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा मल्टीप्लाई बाय 800 यूनिट, यानी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बनेगा जी, 12,267। यानी अगर हम रनिंग इन्वेंट्री की बात करें तो हम यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पर से इसको कॉपी कर सकते हैं, 12,267। अब मेरे लिए जो इन्वेंट्री का रनिंग बैलेंस रहेगा वो क्या रहेगा, 10,733। तो अब हमसे कोई पूछेगा कि हमारे पास जो है इन्वेंट्री का बैलेंस कितना रहा, तो हम उनको बोलेंगे साहब यूजिंग द पीरियोडिक मेथड्स, तो हमारे पास जो इन्वेंट्री का बैलेंस रहेगा वो 10,733 होगा। और COGS का जो हमारे पास ये रहेगा, हम जो COGS निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसकी वैल्यू रहेगी 12,266.67। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा जी, ये जो मेथड्स हमने किया एग्जाम में, ये वाला मेथड्स आपसे एक्सपेक्ट करता है, वो लिखा रहेगा कि ABC कंपनी यूजिंग दी पीरियोडिक मेथड्स ऑफ
कॉस्टिंग। अब आपको बताना है कि साहब उसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसकी क्या वैल्यू होगी, या फिर आपसे पूछेगा कि इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी। तो ये सबसे आसान सा तरीका था जिसमें आपने क्या किया, आपके पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी और जो आपने परचेज करके लाया उस सबको ऐड कर लिया, तो आपके पास टोटल 1500 यूनिट बचा, यूनिट हो गया। उसके बाद उस आपकी कॉस्ट आपने असाइन ऐड करी तो आपके पास 2300 का 23,000 का कॉस्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पर यूनिट को आप जो कॉस्ट असाइन कर रहे हैं वो असाइन कर रहे हैं 15 रुपये 33 पैसा, और 800 यूनिट आपने सेल किया तो 800 यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको पता चल जाएगा जी कितना, 12,667. Can somebody tell me the accounting for this? Can somebody guide me to do the accounting? Hello? बताएं, अकाउंटिंग तो बताएं। ओपनिंग इन्वेंटरी की कोई अकाउंटिंग होगी अभी? बताएं। डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट क्या होगी? हाँ, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंटरी की एंट्री लास्ट ईयर के क्लोजिंग एंट्री के साथ हो चुकी है। दैट वाज द की पॉइंट। दूसरा, परचेज का एंट्री बताएं क्या होगा? तो डेबिट कितना? ठीक है, उसके बाद फिर तीसरी एंट्री भी मारनी पड़ेगी ना साहब? नहीं, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम आपको बताया है कि थोड़ा वेट कीजिएगा, आप तभी निकालिएगा। आप सेल्स की एंट्री यहाँ पे मार सकते हैं, सेल्स की एंट्री आप यहाँ पे ऐसे मार दीजिएगा। तीसरा नंबर पॉइंट अगर चाहते हैं तो आप ऐसे मान लीजिएगा AR टू सेल्स, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप चूंकि सेल्स का रेट नहीं दिया हुआ है इसीलिए हम ये एंट्री अभी नहीं मार रहे हैं, क्योंकि सेल तो हुआ है बट आई डोंट नो द सेल प्राइस, सो आई एम नॉट पासिंग एनी एंट्री फॉर दैट। ठीक है, ये एक अलग थ्योरी है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो काम होना है वो बताएं। हम्म, चलिए, अब जो आखिरी एंट्री आएगी जब वो अपना मुन्ना लाल श्यामल लाल चाचा जो जाके अपना वो लेके आएगा, इन्वेंट्री की वैल्यू लाएगा, अब आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू को आपको इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, सही पकड़े। यहाँ पे आप बोलिएगा कि ठीक है भाई, अपने को क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पता हो गई, परचेज की वैल्यू पता हो गई, ओपनिंग की इन्वेंट्री पता थी मुझे, यानी ये जो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल टू सम ऑफ दिस माइनस दिस। तो ये एक्चुअल में चैलेंज था और ये लॉजिक से समझना था, ये कोई हड़बड़ी नहीं था, ये लॉजिक से समझना था। ठीक है, ये इस लेवल पे आपको पता होना चाहिए। जब कोई बंदा आपके सामने बोले कि साहब ये मैं पीरियोडिक इन्वेंट्री लेता हूँ, तो आपको समझ आना चाहिए कि साहब ये पीरियोडिक इन्वेंट्री की बात जो कर रहा है तो सिस्टम में उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, किस पॉइंट पे जाके आपको क्लोजिंग एंट्री मारनी है, और क्लोजिंग एंट्री मारेंगे तो COGS कैसे निकलेगा। आगे आपने सेल्स को तो बुक करना है रनिंग बेसिस पे, सेल्स को लेके आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सेल्स वो एक अलग मसला है। वो आपको सेल्स प्राइस आपने कोई फिक्स कर दी होगी, 10 रुपया, 8 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, उस पे आपकी जो अकाउंटिंग होनी है वो होनी है।
ठीक है, मान लो कि आप, मैं एकदम कोई हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ कि साहब 20 रुपया करके आप सेल कर रहे होगे, तो आप बोल दोगे ठीक है जी 20 रुपया करके इंटू 800 का उससे सेल्स रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल सी बात है। आगे का बात क्या होगा, जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते होंगे, जब आप पीएनएल बनाएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे साहब सेल्स, क्योंकि क्यों सेल्स, क्योंकि सेल्स यहाँ पे क्रेडिट है, अब उसको स्क्वायर ऑफ करना है, तो आप लिखेंगे सेल्स। सेल्स पे आप यहाँ लिखेंगे 16,000। अब चूंकि आपका ये सीओजीएस यहाँ पे पहले से डेबिट है, ठीक है, ये आ गया। अब इसे क्या करना है, अब यहाँ पे लिखूंगा टू सीओजीएस को अब हमको क्लोज करना है, तो लिखेंगे टू सीओजीएस कितना, तो आप बोलिएगा सीओजीएस आपका 12,000 का है, तो जो डिफरेंस आएगा वो हम क्या बोल के दिखाएंगे जी, टू जीपी। तो ये अपना आ गया। तो इस लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे दे दिया, अब इसी सब लॉजिक को यूज करके दे दिया आपसे कि नहीं जी आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री में 200 से इन्फ्लेट कर दिया है, क्या कर दिया है, 200 से इन्फ्लेट किया, जो एग्जाम का सबसे रैंडमली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हर टर्म में 2 सवाल आपसे पूछता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपने गलती कर दी, आपने ओपनिंग में गलती कर दी। तो मैं आपके साथ 2 सिनेरियो ले रहा हूँ। सिनेरियो 1 मैंने क्लोजिंग में गलती करी, सिनेरियो 2 हमने ओपनिंग में गलती करी। ठीक है जी, सीन 1 सीन 2। तो मैं बोल रहा हूँ कि साहब आपने ओपनिंग में गलती की, यानी लिखने के लिए 4,000 था, आपने 5,000 लिख दिया। क्या लिख दिया, 5,000। ठीक है, आपने क्या कर दी, ओपनिंग इन्वेंटरी इन्फ्लेटेड। इसको मतलब इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इन लैंग्वेज, तो आप क्या बोलोगे, ओपनिंग इन्वेंटरी वाज इन्फ्लेटेड। ठीक है, क्लोजिंग इज करेक्टली वैल्यूड। अब जो सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सीओजीएस आपका कितना आएगा, 13,000। अब अगर सीओजीएस 13,000 आ गया और इसको मैं आपके साथ यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ये 13,000 सीओजीएस आ गया। अब जहां पे पहले 12,000 सीओजीएस आ रहा था पीएनएल में, अब वो पीएनएल में आपके पास कितना आ रहा है साहब, 13,000 सीओजीएस आ रहा है। तो आपके पास नेट प्रॉफिट क्या हो गया, रिजल्ट बताएं, इस दोनों में कंपैरिजन करके बताएं। तो आप क्या बोलिए, तो आप ऐसे लिखेंगे ना, नेट प्रॉफिट रिड्यूस्ड, तो इम्पैक्ट क्या हुआ। आगे आपसे मैंने क्या बोला, सिनेरियो 1 आपने क्या लिखना था, ओपनिंग स्टॉक रॉन्गली इन्फ्लेटेड। तो आपके पास रिजल्ट्स में क्या फर्क पड़ा, इसका अल्टीमेटली आपने रिजल्ट्स क्या बनाया, आपने 2 स्टेटमेंट लिखने हैं। पहला स्टेटमेंट क्या लिखना है, सीओजीएस क्या हो गया, इंक्रीज्ड। सीओजीएस पे क्या फर्क पड़ा, इंक्रीज्ड, क्योंकि सीओजीएस पहले 12,000 था, अब वो सीओजीएस कितना हो गया, 13,000 हो गया। और अल्टीमेटली आपका नेक्स्ट जो अगला इम्पैक्ट क्या पड़ा, जीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जीपी ऑल्सो, जीपी क्या, DECREASD, डिक्रीज्ड। मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होता है उमर भाई। ठीक है, अब आए सिनेरियो नंबर 2, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बंदे गलती करके आते हैं, उसको आसानी से समझ लीजिए। सिनेरियो नंबर 1 में क्या था कि इन्वेंट्री जो था ओपनिंग क्या था, रॉन्गली इन्फ्लेटेड। सिनेरियो बेसिकली 4 बनते हैं। ठीक है, अब यहां बना क्लोजिंग स्टॉक रॉन्गली इन्फ्लेटेड, रॉन्गली इन्फ्लेटेड। अभी मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री जिसको गिनती करने भेजा था, वो बंदा गलती से गलती करके आ गया। उसने क्या किया, उसने 3,000 से इन्वेंट्री बढ़ा दी। तो उसने क्या किया साहब, 3,000 से उसने प्रॉफिट इन्वेंट्री बढ़ा दी। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गलती, अब वो बंदा है गिनती करने में गलती हो गया उससे। ठीक है, 3,000 बढ़ा दी। आगे आप देखो, आगे का अभी कुछ करेक्ट, अभी सब करेक्ट है, तो ये मैं 19 लूंगा,
ये मैं 4 लूंगा। अभी जब मेरा COGS निकलेगा वो कितना निकलेगा साहब, 9267। अब जो सिनेरियो नंबर 2 का जब PNL होगा, सिनेरियो नंबर 2 का जब PNL आप बनाएंगे तो आपके पास COGS कौन सी है साहब, आपके पास नेट इनकम कितना आ गया, बढ़ गया। आप इसको क्या वर्ड लिखेंगे, नेट इनकम, INCREA, इंक्रीज्ड। नेट इनकम आपका क्या बन गया जी साहब, इसके कंपैरिजन में इंक्रीज हो गया। अब इस सिनेरियो में आप अपनी वर्डिंग क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे साहब COGS बोलेंगे आप डिक्रीज, क्या बोलेंगे जी, ठीक है। सिनेरियो नंबर 3 में आता हूं सर। अब जो बंदा भेजा है उसने क्या किया, उसने गलती क्या करी है, उसकी गलती ये है कि उसने ओपनिंग को डिक्रीज कर दिया, यानी ओपनिंग को उसने क्या कर दिया जी, डिक्रीज कर दिया। ओपनिंग में क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक आपने डिक्रीज कर दिया बाय मिस्टेक, या अंडर वैल्यू बाय मिस्टेक। द वर्ड इज अंडर वैल्यू इज द करेक्ट वर्ड, अंडर वैल्यू बाय मिस्टेक। तो आपने क्या किया, आपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू बाय मिस्टेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने ओपनिंग को अगर अंडर वैल्यू किया होगा, इसका मतलब इससे कुछ कम लिखा होगा। मान लो आपने 2500 अंडर वैल्यू कर दिया। अभी आपकी परचेज में कुछ मसले नहीं है, इन्वेंट्री आपने जो बंदा भेजे वो करेक्ट काउंटिंग करके आ गया। अब जो रियल इंपैक्ट पड़ा वो COGS पे क्या पड़ा, COGS कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर COGS कम होगा तो आपके जो रिजल्ट्स बनेंगे, रिजल्ट्स वो क्या बनेंगे, ओपनिंग रॉन्गली इंक्रीज था, इन्फ्लेटेड था, रॉन्गली अंडर वैल्यूड है। तो ये दोनों एक दूसरे का वाइजे वर्जा सिचुएशन है, ये दोनों एक दूसरे का वाइजे वर्जा सिचुएशन है। तो दोनों के जो रिजल्ट, दोनों की जो वर्क ये आएगी, दोनों के लिए जो राइट अप लिखा जाएगा वो भी वाइजे वर्सा लिखा जाएगा। यानी आप इसको कैसे लिखेंगे बोलिए, हाँ, तो COGS डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज, ओके। और नेट इनकम में क्या, नेट इनकम में क्या फर्क पड़ेगा, नेट इनकम में चेक कर चेक करते हैं ना, COGS हम अब कितना लेने वाले हैं, तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया, कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गया ना। ठीक है, ये सिनेरियो नंबर 3 आ गया। जो भी आपसे एग्जाम में ये 4 में से कम एक सिनेरियो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। चौथा सिनेरियो क्या होगा बताइए, ओपनिंग आपने बढ़ा दिया, ओपनिंग घटा दिया, अब क्लोजिंग बढ़ा दिया, अब क्लोजिंग घटाना, क्लोजिंग डिक्रीज्ड। ठीक है जी, ये है आपका सिनेरियो 4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्लोजिंग घटा दिया बाय मिस्टेक। इसका मतलब ये है कि ये जो क्लोजिंग जो 10,000 होने वाला था वो हमने कुछ कम कर दिया। कुछ कम कितना कर दिया, मान लो 10,000 का था, अभी मैंने उसे घटा दिया 2,000 से। ठीक है, अब 2,000 से घटा दिया, बाकी सारा चीज हमने एज इट इज रखा है, उसमें कोई फर्क नहीं किया मैंने। ठीक है, तो जो हमारा COGS आ रहा है वो क्या आ रहा है साहब,
14,000। अब हमारे हैं, हाँ, अब इसको अब इसको समझते हैं कि अब इसको हम फिर क्या करेंगे, इसको फिर एक बार सिनेरियो को कॉपी करके चेक करते हैं। तो हमारे पास सेल 16,000 की, यहाँ पे हमारे पास सीओजीएस कितना आया है सिनेरियो नंबर 4 में, 14,000 का। इसका मतलब आपका नेट इनकम क्या हो जाएगा साहब, डिक्रीज। यानी अब आप उसमें क्या लिखेंगे आंसर, आप लिखेंगे कि सीओजीएस इंक्रीज और नेट प्रॉफिट डिक्रीज। देखिए ये हमने क्या किया कि अब जो बंदा भेजा ना वो क्लोजिंग का इन्वेंट्री माइनस कर दिया, कम किया। तो इन्वेंट्री अगर कम, हाँ, क्या इन्वेंट्री अगर कम कर दिया तो टेक्निकली सीओजीएस बढ़ गया। और जब सीओजीएस बढ़ गया और कॉस्ट, चूंकि चूंकि क्या है, ये पीछे जो क्रेडिट वाला साइड है उसमें तो इम्पैक्ट हुआ नहीं था, तो अल्टीमेटली आपका जीपी कम हो जाएगा। साइमल्टेनियसली अगर इंक्रीज डिक्रीज होगा तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ जो क्रेडिट साइड है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो इसलिए इसे सिनेरियो को जब यहाँ पे कॉपी किया तो हमने देखा कि आपका जो 16,000 जैसे था सीओजीएस 14,000 हो गया, यानी कि अब जो जीपी आया वो 1,733 हो गया। इसका मतलब नेट इनकम आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो एग्जाम के ये 4 सिनेरियो है। भाई किसी के कोई सवाल है क्या, मन में कोई सवाल, आशंका? रफीक भाई आपको समझ आ रही है कुछ चीजें या ऊपर ऊपर से जा रहा है? अच्छा, खुशनवाज भाई को थोड़ा डाउट है। रफीक भाई आपको कुछ समझ आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है? अरे कोई नहीं, सॉफ्टवेयर में अभी एकदम आप बेसिक डॉस पे हैं भाई, अभी तो आईओएस आना बाकी है, एप्पल वाला। ये बड़ा डॉस का बेसिक सा है, लेकिन एग्जाम में आता है इससे सवाल। ठीक है। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा कि आप इसको लैंग्वेज, इसको आप कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोलना चाह रहे थे, तो मैंने बोला अभी जो आप कर रहे हैं वो एकदम डॉस है। हम्म, समझे। तो मैं आपसे एक छोटा सा आईएमए का एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ, अपने आप पता चल जाएगा कि इसको कितना समझ आया।
परपेचुअल, PERIODIC, पीरियोडिक। दूसरी जगह से लेता हूँ। तो ये जो सवाल है बहुत आसान सा सवाल है। तो अभी जो हमने अभी तक किया वो हमने किया है साहब पीरियोडिक में वेटेड एवरेज को अप्लाई करके हमने निकाला है। तो हमने निकालना सीख लिया कि COGS और इन्वेंट्री निकालना हमने सीख लिया इस सवाल में, ठीक है। अब यही सवाल अगर हमारा परपेचुअल का होता, किसका होता, परपेचुअल का होता, तो आगे हम इसको कैसे करते वो देख लीजिए। तो देखिए परपेचुअल बहुत आसान है क्योंकि सिस्टम की लॉजिक बहुत इजी उसमें एक्सप्लेन हो जाती है। सिस्टम की लॉजिक उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको अलग से कोई इन्वेंट्री, अलग से कोई ये निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो वैल्यू डिटरमाइन करेगा ना, ये वैल्यू ऐसे डिटरमाइन करेगा, 13,000 हमारे पास रनिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट है और रनिंग इन्वेंट्री का प्राइस मेरे को पता चल जाएगा। यानी हम इसकी जो प्राइस निकाले हैं, यानी हम ये जो प्राइस निकाली है हमने, वो हमने कैसे निकाली, हमने निकाली साहब रनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट डिवाइड बाय रनिंग इन्वेंट्री, हो गया। और कुछ भी हमने काम नहीं किया। तो इससे मेरा ये 8 रुपए की जो प्राइस, ये जो 13 रुपए की प्राइस आराम से निकल के आ गई। हमने सिंपल सा लॉजिक लगाया, हमारे पास रनिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट है 13,000 और इन्वेंट्री है 1,000। इसका मतलब ये है कि 13,000 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 13 रुपया उसका कॉस्ट आएगा। अब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,400 उसका वैल्यू आएगा। यानी कि अब जो हमारे हाथ में रनिंग इन्वेंट्री है वो 2,600 की है। फिर हमने 500 की इन्वेंट्री बाय करी है 20 रुपए करके, यानी 10,000 का हो गया। तो 2,600 प्लस 10 यानी कि 12,600 हमारे पास कॉस्ट इन हैंड ऑफ इन्वेंट्री हो गई और 700 रुपया ऐसा यूनिट हो गई। अब एग्जाम का सवाल है कि साहब हमारे पास दोनों आंसर बताएं कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया। तो आपका सिंपल सा सवाल होना चाहिए, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपको 10,400 का और आपके हाथ में इन्वेंट्री आ गई 12,600 की। तो ये एग्जाम का सबसे इजी सा सवाल है कि हमने मूविंग एवरेज यूज किया है। मूविंग एवरेज ऑल्सो कॉल्ड द वेटेड एवरेज। तो हमने निकाल लिया, तो साहब हमारा COGS निकल के आ गया 10,400 हमारे पास, 10,400 हमारे पास COGS निकल के आ गया जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया और साथ में 12,600 की इन्वेंट्री निकल के 12,600 की हमारे पास इन्वेंट्री निकल के आ गई। तो ये एग्जाम का सबसे आसान सा सवाल है, लेकिन आपको एग्जाम में सवाल पढ़ के आपको आंसर करना है। तो परपेचुअल वर्ड उसमें क्लिक करना चाहिए, परपेचुअल वर्ड आना चाहिए। दूसरा जो आपने पीछे सवाल किया उसमें पीरियोडिक आना चाहिए। तो दोनों की मेथड्स इज लिटिल डिफरेंट, क्योंकि परपेचुअल क्या होता है, ये रियल टाइम एडजस्टमेंट करता है वैल्यू पे। तो ये क्या करता है, ये साहब आपको परपेचुअल जो होता है वो रियल टाइम एडजस्टमेंट करता रहता है। जो भी आपके पास रनिंग इन्वेंट्री है उसी को ये एडजस्टमेंट करता रहता है। अब सवाल ये है कि हमने फीफो और लीफो के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा टेक्निकल चीज था कि लीफो क्या होता है, फीफो क्या होता है। तो लीफो जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जिसके कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि आप उसको मोस्ट रिसेंट प्राइस के साथ मैच करते हैं, और जो फीफो होता है वो आप मैच करते हैं कि साहब ये जो हमारा एक्चुअल जो इन्वेंट्री का फ्लोज होता है उसके साथ वो प्राइस को मैच करते हुए रहता है। फिर हमने साहब यहाँ पे एक हाईलाइट्स पॉइंट है जो हमने बताया था एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो क्या होगा। तो चूंकि आप क्या करेंगे, अगर महंगा दाम, अभी नया माल है वो महंगे दाम का, इसका मतलब है जो पुराना माल है
वो सस्ते दाम का है, तो उसमें क्या आएगा, COGS कम आएगा तो आपकी नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगी। तो ये एक सिचुएशन आपको एग्जाम में आता है, जो आपको बिना नंबर पे कैलकुलेट किए हुए यू हैव टू आंसर। तो इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक देन यू कैन आंसर। तो अभी मैं मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, नाउ आई वांटेड टू टेल यू। अभी मैं फीफो कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो अभी प्राइस बढ़ रहा है, 10 से प्राइस कितना हो गया, 15, 15 से प्राइस कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये प्राइस अगर बढ़ रही है और अगर हम फीफो यूज करते, तो ये बताएं कि हम जो अभी यूज करते फीफो, तो ये 800 इशू करने के लिए हम क्या करते, हम कौन सा लॉजिक यूज करते। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम इसको स्प्लिट कर देते, तो हम क्या बोलते हैं, हम साहब बोलते कि देखो ऐसा है कि 400 यूनिट हम 10 रुपए वाला इशू करेंगे और फिर बाकी का जो बैलेंस 400 है वो हम 15 रुपए वाला इशू करेंगे। तो इसका मतलब अब हमारे लिए जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, हाँ हाँ वो मतलब लिखने में ये मतलब, ठीक है। तो ये हो गई, आई थिंक ये सही आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो अभी मैं जब आपसे पूछूंगा कि COGS आपका कितना आया, तो आप बोलिएगा 10,000, क्या बोलिएगा, कैसे, ये कैसे आ गया है, ये फार्मूला कहाँ से गया, पता नहीं। हाँ ठीक है, 700 ही रहेगी ना, ये वाला भी कल फार्मूला सही काम कर रहा है ना, हाँ। नहीं नहीं नहीं, सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्लस, अरे यार, ये प्लस ये लेना था, ये फार्मूला यहाँ आके ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपसे जो समझाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा आसान उसको थोड़ा सा फोकस करें, कि ऐसा है कि मैंने कहा कि ये मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं, तो आपने बोला हाँ बढ़ रहे हैं, पहले 10 रुपए में आता था, अब वो सामान 15 में आ रहा है। इफ आई इफ आई फॉलो द फीफो, व्हाट इज माई प्रायोरिटी कि मैं पहले सस्ता वाला माल बेचूं, तो मेरा COGS की वैल्यू कितनी है साहब, 10,000। अब मैं सिनेरियो 2 में जाता हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं फीफो नहीं लीफो मेंटेन करूंगा, क्या मेंटेन करूंगा, लीफो। अब लीफो अगर मेंटेन करेंगे तो हमारे लिए क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले 600 आइटम कौन से बेचने चाहिए साहब, नए वाले, जो सबसे रीसेंट परचेज जिसको बोलते हैं। बाकी का जो 200 बिकेगा वो कहां से बिकेगा जी, मुझसे लास्ट। तो देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि COGS कम हो गया। अगर हम मान, सॉरी, हाँ, अब हम देखेंगे कि मान लो कि यहाँ पे सेल होता था 20 रुपए करके, जस्ट एज अ हाइपोथिकल नंबर 20 रुपए करके, ठीक है। तो 20 रुपए करके अगर सेल होता होगा, तो यानी हम इधर लिखा सेल्स 20 मल्टीप्लाई बाई 800 और COGS कितना, 11,000। तो अभी हमारी यहाँ पे GP 5,000 बनती है, ठीक है। और सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं, तो हमारी COGS कितनी है यहाँ पे जी, 10,000। तो हम क्या कह सकते हैं, हम अपने वर्ड को वैलिडेट कर रहे हैं। इवन आई कैन से दैट ओके, इन्फ्लेशन रहेगा तो आपके पास फीफो में ज्यादा प्रॉफिट आएगा, लीफो में कम आएगा, बट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप इस लॉजिक से क्लियर हो के नहीं, फैमिलियर हो जाओ, ताकि फ्यूचर में अगर सिचुएशन आए तो यू कैन आंसर इन 1 मिनट। तो अभी आप आराम से आंसर कर सकते हैं। तो आपके पास जो रिजल्ट्स एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहला इसमें 3 चीजें आपसे पूछी जा सकती है, 3 क्वेश्चन इससे बनता है। पहला सवाल कि साहब बताओ COGS पे क्या इम्पैक्ट है,
CO हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज, हाँ जी, लीफो में क्या हुआ कि आपकी सीओजी प्राइस अगर बढ़ती गई तो सीओजीएस भी बढ़ गया, मतलब सेम सेम डायरेक्शन में बढ़ेगा, सेम इम्पैक्ट नहीं, सेम डायरेक्शन कह सकते हो आप। हम्म, तो सीओजीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा साहब? तो ये बोलोगे कि डिक्रीज हुआ। इनकम पे क्या फर्क पड़ा? इंक्रीज हुआ कि नहीं? आप इसको एक टेबल बना लो, तो ये लिखोगे आप COGS, नेट इनकम और इन्वेंट्री। पहला है फीफो, ठीक है। तो फीफो के सिचुएशंस में क्या हुआ कि आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा दिखा रही है, तो यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री क्या रहेगी? हाई दिखाएगी, इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा दिखाएगी, यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू कम दिखाएगी। रीजन कि अभी आपका लेटेस्ट परचेज है, द रीजन इज व्हाट? लेटेस्ट परचेज है। सीओजीएस आपको क्या होगा? यहाँ पे आपको डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन्वेंट्री पे आपने क्या रखा? इन्वेंट्री हाई रहेगी और अल्टीमेटली आपका नेट इनकम भी क्या रहेगा? इंक्रीज हो जाएगा। और यही अगर लीफो के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया तो लीफो पे हमारा क्या हुआ? सीओजीएस बढ़ गया, 10 से 11 हो गया, तो आपने लिखा जी सीओजीएस बढ़ गया। नेट इम्पैक्ट में क्या फर्क पड़ा? डिक्रीज हो गया। इन्वेंट्री में क्या फर्क पड़ा? डिक्रीज हो गया। तो ये आपको टेबल जो है हेल्प करेगी आंसर करने में, ठीक है जी। तो ये हमने सिर्फ आपको एक लीफो और फीफो का एक एग्जांपल्स बताया है। हाँ, इफ प्राइस राइज, यस। हाँ, प्राइस राइज, यस। बाकी तो वाइस वर्सा, तो वाइस, हाँ एग्जैक्ट अपोजिट, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये सिचुएशंस को हमने वहां पे आपके साथ बोला था। साथ में अगर नेट इनकम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, नेट इनकम घटेगा तो अल्टीमेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी, यानी एक पॉइंट यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी भी आप डाल दो, टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी साहब? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टैक्स का जो रिलेशन है वो किससे है? आपका नेट इनकम से है, ठीक है। हो गया, मतलब इससे ज्यादा इसमें और आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। आगे वाला हमने जो पीछे सवाल किया था उसमें हमने सीओजीएस की वैल्यू निकाल ली थी, 10,000 की हमने सीओजीएस की वैल्यू निकाल ली थी। साथ में हमने क्या निकाला था जी साहब? हमने इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली थी, तो 13,000 आए थे, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया। 13,000 इन्वेंट्री की वैल्यू, सीओजीएस हमारा 3,000, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, ये हमारा बना पीरियोडिक मेथड्स में, ठीक है। कौन सा मेथड्स में? पीरियोडिक मेथड्स में। आगे हम अगर परपेचुअल भी करेंगे तो कोई फर्क, मतलब पीरियोडिक परपेचुअल में अगर फीफो बनाएंगे तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा। परपेचुअल में भी अगर हम फीफो बनाएंगे तो हमारा आंसर सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद लीफो, अभी जो हमने सवाल बनाया था वो हमने बनाया था परपेचुअल का लीफो बनाया था। कौन सा बनाया था? परपेचुअल का लीफो बनाया था। अब सवाल एक छो सिर्फ आपसे बनता है कि पीरियोडिक में अगर हम लीफो बनाएंगे तो हमारा रिजल्ट्स क्या बनेगा?
क्योंकि ये एक सवाल है जिसके ऊपर आपसे एग्जाम में एक दो गलती हो जाता है। तो ये हमने बनाया था इसको आप ऐसे ले लें। ये जो फीफो हमने फॉलो किया वो फीफो कौन सा मेथड्स का किया था, पीरियोडिक या परपेचुअल, दोनों में फीफो जो होगा वो सेम होगा। फीफो पीरियोडिक या परपेचुअल दोनों में आंसर सेम होगा। तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं फीफो चाहे वो पीरियोडिक हो या परपेचुअल हो, आंसर विल बी सेम। अभी जो मैंने ये किया था, ये जो हमारा क्या आया था 11,000 और 12,000 जो हमारा वैल्यू आया था, ये बना था फीफो परपेचुअल में। ठीक है, सॉरी, लीफो परपेचुअल में बना। अब हमारा जो सवाल बनता है वो हमारा बनता है कि लीफो पीरियोडिक कैसे बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लीफो पीरियोडिक कैसे बनेगा, ठीक है, लीफो पीरियोडिक कैसे बनेगा। अब सवाल बनता है कि जो लीफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो एजम्पशंस क्या बोलता है कि पीरियोडिक में आपको इन्वेंट्री जो है नहीं पता है, तो आपने किसी को स्टॉक टेक के लिए भेजा है। क्या एजम्पशन होता है कि आपको इन्वेंट्री सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है, आपने किसी बंदे को वहां भेजा है कि जाओ तो इन्वेंट्री का पता करके आओ। तो ये सबसे पहला आपके पास एक लॉजिक आपके पास होना चाहिए कि आप जब पीरियोडिक बनाते रहें तो यू शुड थिंक कि आपके पास सिस्टम में इन्वेंट्री की कोई वैल्यू नहीं है, यू आर सेंडिंग समवन टू गेट द वैल्यू। तो ये पहला काम हुआ। तो आपने वहां से गिनती करा लीजिए साहब 700 इन्वेंट्री अपने हाथ में है। अब सवाल बनता है कि ये 700 रुपए को कौन सी वैल्यू असाइन करनी है। तो ये बोल रहा लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो एजम्पशन लगता है यहाँ पे कि ये 700 में वही आइटम बचा होगा जो हमने पहले लाया है। 700 में क्या एजम्पशन काम करेगा कि वही आइटम मेरे हाथ में बचा हुआ है जो मैंने पहले लाया है, ठीक है। ये एक एजम्पशन काम करेगा, यानी ये 700 को आप पहले वैल्यू असाइन करोगे। तो ये 700 की जब वैल्यू असाइन करते रहोगे, आप लिखोगे 700 के अंदर वही आइटम है जो मैं पहले लाया था। इसका मतलब कि 400 सबसे पहला वाला, 400 सबसे पहला वाला, उसके बाद 300 उसके बाद वाला, यानी कि आप बोलोगे 8,500 हमारे पास वैल्यूएशन है इन्वेंट्री की, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपने कितने का माल वो किया है, ठीक है। यानी कौन सा आइटम आपने बेचा है आपको नहीं पता, क्योंकि यू आर नॉट कीपिंग द ट्रैक ऑफ COGS ऑन ईच ट्रांजेक्शन। द ओनली assumption was here कि आपने एक बंदे को भेजा है, अब वो स्टॉक की काउंटिंग करके लाएगा। नाउ यू आर हियर टू पुट द वैल्यू। तो आपके पास एक assumption काम करता है, अच्छा आप लीफो मेंटेन कर रहे हो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपके पास बचा होगा वो मैं एज्यूम करता हूँ कि सबसे पहला वाला माल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला माल 400 बचा होगा और 300 जो आइटम होगा वो हमारे पास दूसरा वाला बचा होगा, इसका मतलब 8,500। अब सवाल बनता है कि ये आपको पता चल गया, यानी आपने यहाँ पे क्या असाइन कर देना है साहब, आपके पास क्लोजिंग की वैल्यू पता होगी, आपके पास ओपनिंग की वैल्यू थी, ओपनिंग की वैल्यू कितनी थी, आपने परचेस कितना का करा था, आपने परचेस करा था 9,000 का और 10,000 का। तो टेक्निकली आपके पास जो अवेलेबल स्टॉक होना चाहिए वो होना चाहिए कितने का,
इतने का आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, बट आपके पास अभी सिर्फ 8,500 का अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो COGS है वो कितने का है, 14,500। यानी आप यहाँ पे जो COGS की वैल्यू असाइन करेंगे वो कैसे असाइन करेंगे, 14,500। ओह ठीक है, तो आप ये COGS की वैल्यू ऐसे असाइन करोगे। अब सवाल ये बनता है कि एग्जाम में आप ये वाला कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो एग्जाम के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आप ओपनिंग प्लस परचेज एक साथ लिख लेना। ओपनिंग प्लस परचेज लिख देना, ठीक है। सेल्स की क्वांटिटी माइनस कर लेना, और जो हाथ में क्वांटिटी बचेगी दैट इज गोइंग टू बी द क्लोजिंग क्वांटिटी, और उसको ऊपर से प्राइस मैच कर लेना, बस ऊपर से प्राइस मैच कर लेना। और जो ऊपर से प्राइस मैच करने का मतलब ये था कि ये आपने ऊपर से प्राइस मैच कर लिया। और COGS अगर एग्जाम में पूछ लिया तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस ऊपर से प्राइस मैच करके जो बचेगा वो आपका COGS आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 14,500 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि इनका एजम्पशन है कि नहीं भाई हमने ऐसा किया है कि यहाँ पे जो है हमने 20 रुपए वाला आइटम पहले बेच दिया है। अब मैं ये लिखूंगा तो हो सकता है कि यू वोंट एग्री विथ माय कैलकुलेशन, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे लिखूंगा कि साहब ये 20 रुपए वाला माल बिका, तो आप बोलोगे अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है यार, माल खरीदे 26 को, 14 को कैसे बेच दोगे। इसीलिए आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट नंबर, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट नंबर, आई एम जस्ट रिड्यूसिंग द वैल्यू, दैट्स ऑल। क्योंकि आपके दिमाग में ये सवाल बनेगा कि साहब आप तो 26 को खरीदे हो, आप 14 को कैसे माइनस कर सकते हो। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट नंबर, आई एम जस्ट सिंपली सेइंग दैट ओके आपके पास ओपनिंग था, आपने परचेज किया, और आपने सबसे पहले क्लोजिंग कैलकुलेट कराने किसी को भेजा, बंदा गया कैलकुलेट करके आया, आपको बता दिया, आपने उसको ऊपर से मैच किया, और जो बैलेंसिंग फिगर आ गया दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो बैलेंसिंग फिगर आपके पास निकल के आया 14,500, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। हम इसको यूनिट पे मैच नहीं कराएंगे। द रीजन कि आप में से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि साहब 26 का माल 14 को तो नहीं बिक सकता टेक्निकली, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आई एम नॉट कीपिंग द ट्रैक फॉर द आइटम्स, आई एम गोइंग इन दिस वे टोटल बेसिस, ठीक है। सो अभी जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इससे एग्जाम में कम से कम 3 से 4 सवाल आएंगे। अब आप इसको अच्छे से करेंगे तो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो वो 4 सवाल आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में, ठीक है। मन में कोई सवाल